गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपने करंट अफेयर्स के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बिहार बजट को देखा था, इकोनॉमिक सर्वे देखा और साथ में अनुपूरक बजट भी हमने देखा। तो यानी कि जो बिहार बजट था वो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ अभी तक जो हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे थे वो बिहार से जुड़ा हुआ था। तो अब आज से हम लोग जो नेशनल करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय परिदृश्य, उसका पहला टॉपिक क्या है आज का हमारा। तो पहला टॉपिक है त्रिपुरा विद्रोहियों के साथ समझौता। यहाँ पर एक समझौता हुआ है, तो किसके साथ? त्रिपुरा विद्रोही। तो ध्यान रखेंगे पहली बात कि विद्रोही की बात की जा रही है तो वहाँ पर दो संगठन है, उग्रवादी संगठन है। एक है NLFT और एक है ATTF। NLFT क्या है? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और एक है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। ठीक है, फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों उग्रवादी संगठन है। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर भारत सरकार, उसके बाद त्रिपुरा सरकार और जो ये दोनों उग्रवादी संगठन है इनके बीच में एक समझौता हुआ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है 4 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में, ठीक है, भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और NLFT और ATTF के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बताया जा रहा है कि इस समझौते के तहत, अच्छा, इसमें बताया जा रहा है कि जो विद्रोही गुट है, जो ये संगठन है, उन्होंने मतलब वो अब राजी हो गए हैं हथियार डालने के लिए, यानी कि सरेंडर करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति एवं समृद्धि लाने के लिए 12 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से 3 जो है वो त्रिपुरा से संबंधित है। तो आपको अभी ये ध्यान रखना है। तो देखिए ऑब्वियसली जब इन संगठनों से, जो उग्रवादी संगठन है, जब यहाँ पर कोई समझौते हो रहे हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? शांति और समृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर कुल बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने टोटल 12 समझौते किए हैं, उस पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें से अभी हम त्रिपुरा से रिलेटेड पढ़ रहे हैं टॉपिक। तो यहाँ पर त्रिपुरा से रिलेटेड 3 मुद्दे हैं यहाँ पर जिसपे ये हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, अच्छा, NLFT अभी हमने देखा तो इसके बारे में देख लेते क्या है। बताया जा रहा है कि ये उग्रवादी संगठन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका गठन कब हुआ है? तो 12 मार्च 1989 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे धनंजय रियांग। ठीक है, और दूसरा हमने संगठन देखा था ATTF यानी कि ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। यह त्रिपुरा राज्य में सक्रिय एक त्रिपुरी राष्ट्रवादी उग्रवादी समूह है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 जुलाई 1990 को रंजीत देव वर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पूर्व सदस्यों के एक समूह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको इस संगठन के बारे में बताया गया। ठीक है, अच्छा, अब देखिए क्या बताया जा रहा है। गैर कानूनी घोषित 3 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, अक्टूबर 2023 को नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, जो अभी हमने संगठन देखा, उसको भारत सरकार ने गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये संगठन गैर कानूनी संगठन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक बताया जा रहा है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। तो देखिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। तो काफ़ी ये भी हाईलाइटेड, काफ़ी चर्चा में रहा था ये टॉपिक। तो देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो आपका फैक्ट यहीं पर निकल के आ गया, आपका सवाल यहीं पर निकल के आ गया कि ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड। ठीक है, देखिए बताया जा रहा है कि भारत की राष्ट्रपति ने हाल ही में उत्तराखंड राज्य के UCC पर सहमति दे दी, यानी कि समान नागरिक संहिता पर सहमति दे दी। और इसके साथ ही ये क्या हो गया? देश का पहला राज्य बन गया जहां पे ये कानून बन गया वहां पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, क्या बताया जा रहा है कि यह विधेयक 7 फरवरी को राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, देखिए विधेयक बोला जा रहा है। ठीक है, और बताया गया कि यह कानून राज्य के सभी नागरिकों को उनके धर्म की परवाह किए बिना एक समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानून प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये आपका UCC के बारे में ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस विधेयक के बारे में बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर राज्य विधानसभा में कब? 7 फरवरी को ये पारित किया गया था। ठीक है, और बताया जा रहा है कि यह विधेयक जो है वो बहुविवाह, बहुपतित्व,
हलाला, तलाक जैसी प्रथाओं को संबोधित करता है। और इसके अलावा भी यह संपत्ति के अधिकार, समान विवाह योग्य आयु और समान विरासत अधिकारियों को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो मेन आपका था जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि पहला राज्य यहाँ पर कौन बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियों में वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है, जो उनके पास जो पावर है, प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनको दिया गया, उसमें वहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो देखिए एक नज़र देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है और इसके तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्रशासनिक भूमिका में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, और अब जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल के पास दिल्ली के उपराज्यपाल के समान ही अधिक शक्तियां होंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर जैसे दिल्ली के उपराज्यपाल के पास शक्तियां हैं, वैसा ही यहाँ पर भी होगा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या बताया जा रहा है इसमें, जो हमने बात की कि प्रशासनिक वृद्धि हुई है। ठीक है, प्रशासनिक पावर में वृद्धि हुई है, तो किस किस क्षेत्र में, तो ये बताया जा रहा है प्रशासनिक वृद्धि के कारण पुलिस, लोक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा जो आपका ऑल इंडिया सर्विस है, फिर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता वाले किसी भी प्रस्ताव को तब तक स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक ये यहाँ पर उपराज्यपाल के समक्ष नहीं रखा जाता। ठीक है, तो ये इन चीज़ों पर इनकी मतलब आप कह सकते हैं इनकी हामी की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। जब तक ये स्वीकार या अस्वीकार ना कर दे तब तक इससे रिलेटेड मुद्दा फिर आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताया जा रहा है कि प्रशासनिक सचिवों एवं अखिल भारतीय सेवा कैडर के अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित प्रस्ताव भी जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा, अच्छा किसके द्वारा रखा जाएगा ये आपको सवाल नहीं पूछेगा, आपको बस ये मुद्दा याद रखना है बस कि जो भी प्रशासनिक सचिव एवं अखिल भारतीय कैडर के अधिकारी है उनका जो स्थानांतरण, जो उनका ट्रांसफर होता है, उससे रिलेटेड प्रस्ताव भी जो है वो पहले कहाँ पर इनकी मंजूरी यहाँ पर ज़रूरी है, इनके पास ये उपराज्यपाल के पास ये प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है किसान सम्मान सम्मेलन। किसान सम्मान सम्मेलन, तो देखिए यूपी के वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो पहला ये ध्यान रखेंगे कब, 18 जून 2024 को यूपी के वाराणसी में क्या हुआ, किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था। ठीक है, नेक्स्ट बता दें कि ये कार्यक्रम जो है यूपी सरकार के सहयोग से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो किसान सम्मान सम्मेलन है ये आयोजित किसके द्वारा किया गया, तो यूपी सरकार के सहयोग से केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से ये आयोजित किया गया था। ठीक है, और बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने 17वीं किस्त जारी की। ठीक है, और इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विभिन्न राज्य मंत्री शामिल हुए। ठीक है, तो चलिए ये नहीं पूछेगा आपको कि कौन शामिल हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भील प्रदेश की मांग। भील प्रदेश की मांग क्या है, तो देखिए बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में राजस्थान और उसके पड़ोसी राज्यों में एक अलग राज्य की मांग की जा रही है। कौन सा राज्य, तो भील राज्य यानी कि भील प्रदेश की यहाँ पर मांग की जा रही है। ठीक है, अब देखिए बताया जा रहा है एक कि जो भील यहाँ पर है वो भारत की सबसे प्राचीनतम जनजाति में से मानी जाती है। ठीक है, ये भील जनजाति, ठीक है, जो यहाँ पर भील राज्य की मांग कर रहे हैं और उन्हें पश्चिम भारत की द्रविड़ जनजाति के रूप में पहचाना जाता है जो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति समूह से संबंधित है। ठीक है, और ये मुंडा और भारत की एक अन्य वन्य जनजाति का मिश्रण है। ठीक है, तो इनको इसका मिश्रण माना जाता है जो द्रविड़ मूल की भाषा भीली बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी भाषा बोलते हैं, तो भीली, जो द्रविड़ मूल की एक भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बताया जा रहा है कि राजस्थान, गुजरात, मालवा, एमपी,
बिहार के कुछ हिस्सों पर कभी उनका शासन हुआ करता था। ठीक है, तो ये इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बताया गया। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखिए कि एक अलग राज्य की ये मांग की जा रही है भील जनजातियों द्वारा, भील प्रदेश की। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है मक्का उत्पादन में हरित क्रांति। तो देखिए बताया जा रहा है कि हाल ही में भारत के मक्का उद्योग में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जो सामान्य चारा फसल से ईंधन एवं औद्योगिक क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विकसित हुआ है। तो देखिए ये ईंधन और औद्योगिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विकसित हुआ है। तो अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं, जब हम बिहार करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तब भी हमने मक्का से रिलेटेड टॉपिक वहाँ पे पढ़े थे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए बताया जा रहा है कि यह बदलाव एक व्यापक हरित क्रांति का संकेत है, जो गेहूं और चावल में की गई ऐतिहासिक प्रगति को भी दर्शाता है। ठीक है, लेकिन यह प्रगति निजी क्षेत्रों के नवाचारों से प्रेरित है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि 1999 से 2000 में भारत के मक्का उत्पादन में 3 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, एक आंकड़ा दिया जा रहा है जो 11.5 मिलियन टन से बढ़कर वार्षिक 35 मिलियन टन से भी अधिक हो गई है। साथ ही प्रति हेक्टेयर उपज औसत भी 1.8 से बढ़कर 3.3 टन हो गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ आंकड़े बताए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप देखिए वर्तमान में क्या बात की जा रही है कि वर्तमान में भारत 5वां सबसे बड़ा मक्का उत्पादक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सबसे बड़ा मक्का उत्पादक कितना, तो 5वां नंबर में। ठीक है, जो वर्ष 2020 में वैश्विक उत्पादन का कितना था, 2.59%। तो ध्यान रखेंगे पूरे वैश्विक उत्पादन की अगर हम बात करें तो उसका यहाँ पर कितना था भारत में, 2.59%। ठीक है, चलिए और बता दें कि चावल तथा गेहूं के बाद जो है चावल तथा गेहूं के बाद मक्का भारत में तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अनाज फसल है। ठीक है, चावल गेहूं के बाद इसको तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फसल यहाँ पर माना जाता है, और यह देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का कितना है, लगभग 10%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के संस्थागत ढांचे के निर्माण हेतु समझौता। ठीक है, तो देखिए बताया जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने हेतु दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर राष्ट्रीय ई पुस्तकालय की बात की जा रही है, जिसके लिए यहाँ पर नई दिल्ली में किसके साथ समझौता किया गया, तो नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया गया है। ठीक है, ताकि जो शिक्षा का जो एक केंद्र जिसको कहते हैं ना कि आप लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसको ही अब ई प्लेटफॉर्म के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है, बता दें कि विदित हो कि यह राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बच्चों और किशोरों को अंग्रेजी के अतिरिक्त 22 से अधिक भाषाओं में 40 से अधिक प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित 1000 से अधिक गैर शैक्षणिक पुस्तकें उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि इतनी पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य जो है वो देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना तथा बच्चों और किशोरों के इस तक आसान पहुंच प्रदान करना है। ठीक है, तो ये उद्देश्य है ई पुस्तकालय बनाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा गया है शोम्पेन जनजाति ने पहली बार किया अपने मताधिकार का प्रयोग। देखिए तो मतलब ये भी बड़ा अचंभा लगता है कि ये पहली बार इन जनजातियों ने, और ऐसे अभी भी कई ऐसे जगह जहाँ पर लोग इससे अवगत भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए बता दें कि ग्रेट निकोबार द्वीप में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक शोम्पेन जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार अंडमान निकोबार लोकसभा क्षेत्र में अपना पहला वोट डाला। तो आप ये ध्यान रखेंगे, किसने, तो शोम्पेन जनजाति ने पहली बार यहाँ पर मतदान किया है। ठीक है, और बता दें कि ये अत्यधिक अलग अलग अर्ध घुमंतु शिकारी संग्रह करता है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार शोम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या जो है वो कितनी है, 229। ठीक है, 29 थी। ठीक है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी के रूप में हैदराबाद का कार्यालय समाप्त। ठीक है,
तो अब देखिए क्या बताया जा रहा है। तो ये आपको पता ही है कि 2 जून 2024 को हैदराबाद शहर आधिकारिक तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रहा। तो अभी तक ये क्या था, संयुक्त राजधानी थी, ठीक है। और यह मील का पत्थर 10 साल की अवधि के अंत का प्रतीक है, जिसके दौरान हैदराबाद ने दोनों राज्यों के लिए साझा राजधानी के रूप में कार्य किया, ठीक है, मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के लिए। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत अविभाजित आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को 2 जून 2014 से शुरू होने वाले 10 वर्षों की अवधि के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की साझा राजधानी के रूप में नामित किया गया था। तो मतलब 2014 से लेकर आप जोड़ लीजिए 2024 आ गया, यानी कि 10 वर्ष की अवधि ये पूरी हो गई, ठीक है। बता दें कि अधिनियम की धारा 5 क्लॉज 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हैदराबाद 1 दशक तक साझा राजधानी बना रहेगा। 1 दशक तक यानी कि 10 साल तक। धारा 5 क्लॉज 2 ने, तो देखिए क्लॉज 1 में क्या कहा गया था कि हैदराबाद जो है वो 1 दशक तक साझा राजधानी बना रहेगा, ठीक है। और दूसरा बता दें कि धारा 5 क्लॉज 2 में कहा गया कि इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश के लिए एक नई राजधानी की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया, और जिसके बाद हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की एकमात्र राजधानी बन जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के लिए एक नया कैपिटल बनेगा यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर बोला गया कि जिसके बाद हैदराबाद तेलंगाना की एकमात्र राजधानी बन जाएगा, ठीक है। तो तेलंगाना की राजधानी वो हैदराबाद रहेगा, और नया कैपिटल जो बनाने की बात की गई वो किसके लिए, आंध्र प्रदेश के लिए। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। पुनर्गठन अधिनियम के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केसी शिवराम कृष्णन की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी के विकल्पों का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केसी शिवराम कृष्णन की अध्यक्षता में, तो किसकी अध्यक्षता में ये नई राजधानी विकल्प का अध्ययन का बात किया जा रहा है, इसकी बात की जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है शिवराम कृष्णन की अध्यक्षता में, ठीक है। और समिति ने, आपने पढ़ा भी है कि अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में सिफारिश की, ठीक है। किसको, अमरावती को, ठीक है। चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें थी इससे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी और आंध्र प्रदेश की राजधानी को अब नए राजधानी की तरफ परिवर्तित किया जाएगा, और जिसमें यहाँ पर नाम आता है आपका अमरावती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 6वां EAS सम्मेलन, ठीक है। तो यहाँ पर बता दें कि भारत ने 4 से 5 जुलाई 2024 तक मुंबई, महाराष्ट्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 6वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6वां EAS सम्मेलन जो है उसकी मेजबानी कहाँ पर हुई, तो ध्यान रखना है मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की सरकारों के साथ साझेदारी में किया गया था। तो किसके बीच, तो यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की सरकारों के द्वारा ये साझेदारी किया गया था। और इस सम्मेलन में आसियान के नेतृत्व वाले EAS तंत्र को मजबूत करने तथा EAS कार्य योजना 24 से 28 का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया था। चलिए तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बता दें कि इस सम्मेलन में 6 विषयगत सत्र इंडो पैसिफिक महासागर पहल और इंडो पैसिफिक पर आसियान आउटलुक, क्षेत्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता, अवैध समुद्री गतिविधि का मुकाबला, समुद्री डकैती विरोधी और अवैध अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ना, समुद्री संपर्क, मानवीय सहायता और आपदा राहत और खोज और बचाव इसमें शामिल है। तो इसमें जो विषय शामिल है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। बता दें कि EAS इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संवाद के एकमात्र नेता नेतृत्व वाला मंच है। कौन, EAS, ठीक है। जहां पर 18 देशों के नेता राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर मिलते हैं इस EAS मंच पर, ठीक है।
अब देखिए अच्छा ये पॉइंट तो हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है लोकमत के संस्थापक जवाहरलाल दर्डा की स्मृति में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। तो देखिए ध्यान रखेंगे, इस तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अच्छा देखिए आपको हो सकता है फंसाने के लिए ये पूछ दी, जैसे 100 रुपये का क्या है स्मारक सिक्का यहाँ पर जारी किया, तो हो सकता है स्मारक सिक्का की जगह यहाँ पर कुछ और डाल दे, नोट डाल दे या कुछ चीज़ें उलट फेर कर दे, या फिर ये नंबर आपका बदल दे, ठीक है। हो सकता है 100 की जगह 200 कर दे, 50 कर दे, कुछ भी कर दे, ठीक है। तो वो ध्यान रखेंगे। तो बताया जा रहा है कि 2 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वतंत्रता सेनानी और लोकमत मीडिया ग्रुप के संस्थापक संपादक कौन, जवाहरलाल अमोलक चंद दर्डा की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर जारी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि यह सिक्का जवाहरलाल दर्डा की 101वीं जयंती, मतलब 2 जुलाई 2024 को उनकी 101वीं जयंती थी, उस पर यह जारी किया गया। पर महाराष्ट्र के मुंबई के नरीमन पॉइंट में यशवंतराव चौहान सभागार में ये जारी किया गया, ठीक है। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है सिंधु जल संधि में संशोधन। तो बताया गया कि भारत द्वारा घोषणा की गई अभी हाल में कि वह पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को संशोधित करना चाहता है, ठीक है। तो एक संशोधन चाहता है भारत, और भारत द्वारा संधि के अनुच्छेद 12 क्लॉज 3 के अनुसार संधि में संशोधन की मांग की गई है। तो इसके आधार पर संशोधन की मांग की गई है, और भारत की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान पिछले 5 वर्षों से किशनगंज और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर बातचीत और मुद्दे को हल करने से इनकार कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिंधु जल संधि संशोधन में बताया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि ये क्या है, सिंधु जल संधि क्या है। तो देखिए सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 6 नदियाँ सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज शामिल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा बताया जा रहा है कि इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है, ठीक है, जो इसका बहाव वाला क्षेत्र है, ठीक है। और हालांकि इसका एक छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ध्यान रखेंगे कि इस पर सिंधु जल संधि जो है उस पर हस्ताक्षर भारत पाकिस्तान के बीच कब हुआ था, तो 19 सितंबर 1960 को, ठीक है, किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियां, कौन सा है, रावी, सतलज और व्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ऐसा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कि बताया जा रहा है कि जो सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियां हैं, कौन, रावी, सतलज और व्यास, उस पर जो है भारत का क्या है, पूरा अधिकार यहाँ पर दिया गया है। और जबकि 3 पश्चिमी नदियाँ जो है वो कौन कौन, और किसकी पश्चिमी नदियाँ, सिंधु नदी की हम बात कर रहे हैं। सिंधु नदी की 3 पश्चिमी नदियाँ झेलम, चेनाब और सिंधु के जल को पाकिस्तान को दिया गया। ये जो बंटवारा हुआ उसकी बात की जा रही है। और संधि के तहत भारत के लिए निर्दिष्ट घरेलू, गैर उपयोग और कृषि उपयोग को छोड़कर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे सिंधु नदी तंत्र का जो पूर्वी नदी हिस्सा है, रावी, सतलज और ब्यास, वो भारत का पूरा अधिकार, और जो पश्चिमी हिस्सा है वो झेलम, चिनाब और सिंधु, इस पर पाकिस्तान को ये दिया गया, ठीक है। और इसके साथ ही भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत पन बिजली उत्पादन का अधिकार भी यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो ये इसका कुछ बैकग्राउंड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, यमुना नदी जल विवाद, ठीक है। तो उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में जल की कमी को देखते हुए, अच्छा ये थोड़ा सा कट हो गया, ठीक है, हाँ गंभीर है, ठीक है। तो कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप की मांग करने का सक्रिय कदम उठाया, ठीक है। और बता दें कि जल विद्युत के प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रशासनिक उपायों को लागू करने के बावजूद भी है राजधानी में जो है वो जल की भारी कमी यहाँ पर देखी जा रही है, जिसके कारण क्या है, अतिरिक्त आपूर्ति की आवश्यकता है। और याचिका में जल की मांग में असाधारण वृद्धि को प्रकट किया गया।
तथा तत्कालीन कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया। तो मतलब ये मेनली क्या है, यमुना जल विवाद, जो दिल्ली में जल की यहाँ पर कमी देखी जा रही है, जिस पर कदम उठाया जा रहा है। ठीक है, बता दें कि विशेष रूप से दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिक जल छोड़ने के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को तत्काल निर्देश देने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। तो इन्होंने अधिक मांग की है यहाँ पर। ठीक है, किसकी? हरियाणा और हिमाचल को बोला गया कि तत्काल निर्देश देने की मांग की गई है कि वहाँ पर वो अधिक जल को वो छोड़े। ठीक है, और यह कदम अत्यधिक तापमान के कारण बढ़ती जल की मांग को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता के बीच इसको उठाया गया है। ठीक है, और साथ ही बता दें कि भारतीय संविधान 1950 का अनुच्छेद देख लीजिए 262, ठीक है, 262 अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्याय निर्णयन में से संबंधित है। तो देखिए, अभी तक हमने मुद्दा पढ़ा कि हाँ ये क्या यहाँ पर था मुद्दा, विवाद, यमुना विवाद। ठीक है, लेकिन आपको अब जब ये मुद्दा आ रहा है तो यहाँ पर जब ये अनुच्छेद दिया गया तो आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ से सवाल इस तरह से ही पूछ सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नदी या नदी घाटियाँ जो है उससे संबंधित विवाद जो है उसका न्याय निर्णय से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, तो ये किस अनुच्छेद में ये आता है, तो आपको ध्यान रखना है 262। ठीक है, और बता दें कि आर्टिकल 262 क्लॉज 1 संसद को किसी नदी या नदी घाटी के भीतर सीमा पार जल के उपयोग, आवंटन या विनियमन से संबंधित विवाद या शिकायत के समाधान के लिए विधियां बनाने का अधिकार देता है। मतलब संसद के पास यानी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इन सब मुद्दों से रिलेटेड जल का उपयोग, आवंटन, विनियमन या फिर कोई ऐसा विवाद हो गया तो उससे रिलेटेड वो संसद जो है वो कानून बना सकता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? तो 262 क्लॉज 1 के तहत ये पावर संसद के पास है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताया जा रहा है प्रेरणा स्थल। प्रेरणा स्थल क्या है? तो बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। ठीक है, संसद परिसर में क्या उद्घाटन हुआ है? यहाँ पर प्रेरणा स्थल। और उन्होंने कहा कि यह स्थान जो है आने वाले लोगों में नई ऊर्जा के साथ जोश भरेगा। ठीक है, और बता दें कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद परिसर में अलग अलग जगहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं को एक स्थान पर लाकर प्रेरणा स्थल बनाया जाएगा। ठीक है, बनाया गया है। तो ये प्रेरणा स्थल क्या है कि जितने भी जो महापुरुष की प्रतिमाएं हैं उनको एक जगह, तो ये आपका की पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे ही पूछ देगा प्रेरणा स्थल क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे संसद परिसर में इसको संसद परिसर में इसको बनाया गया। ठीक है, तो क्यों? तो जो महापुरुष जितने भी जिनकी प्रतिमाएं लगी हुई है उन सबको एक जगह लाया जा सके ताकि ये एक प्रेरणा स्थल बन जाए। ठीक है, और यह वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी होगा और यहाँ सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे और QR कोड से महापुरुषों की जीवन गाथा से प्रेरणा भी ले सकेंगे। तो ये मेनली जो ये किया जा रहा है, तो जितने भी अभी तक महापुरुष हुए हैं उनसे रिलेटेड जो भी उनकी जो जीवन गाथा है उसके बारे में जान सकेंगे। ठीक है, और उनको अपनी श्रद्धांजलि दे सकेंगी आने वाली पीढ़ियाँ। ठीक है, इसलिए नाम ही है क्या है? प्रेरणा स्थल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पिन कोड MH1718 क्या है? देखिए भारत ने 1984 में अंटार्कटिका के दक्षिण गंगोत्री में अपना पहला डाकघर खोला था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पहला डाकघर कहाँ पर? अंटार्कटिका के दक्षिण गंगोत्री में खोला गया था। ठीक है, और एक साल के भीतर ही डाकघर में 10,000 से ज़्यादा पत्र और मेल पोस्ट किए गए। फिर बता दिया गया कि 1988-89 में दक्षिण गंगोत्री बर्फ में डूब गया। ठीक है, और बाद में उसे बंद कर दिया गया और 26 जनवरी 1990 को अंटार्कटिका के मैत्री रिसर्च स्टेशन में इसकी एक और शाखा खोली गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये डूब गया है तो इसकी एक नई शाखा खोली गई और इसके लगभग 40 वर्ष बाद डाक विभाग डाकघर की दूसरी शाखा खोल रहा है और इसे नया पिन कोड MH1718 प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो वही जो वहाँ एक हिस्ट्री से आप जाएंगे यहाँ से 1984 से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करेंगे कि डेट वाइज लिख लेंगे कि अच्छा 1984 में ये खोला, फिर इतना में ये यहाँ से यहाँ इतना ये हुआ, इतना में ये डूब गया। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेते हुए और फिर बताया जा रहा है कि अंटार्कटिक स्थित डाकघर के लिए भेजे जाने वाले पत्रों को गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र को भेजा जाता है जो भारत के ध्रुवीय अभियानों के लिए नोडल एजेंसी। तो बस उतना आपको
याद रखना है, थोड़ा सा आप इसका बैकग्राउंड को लेते हुए यहाँ तक आप चीज़ों को, 1 मिनट, इसके बैकग्राउंड को यहाँ से 1984 से लेते हुए आप यहाँ तक इसको याद कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंडिया स्किल्स 2024। इंडिया स्किल 2024 की शुरुआत जो है, देखिए नाम क्या है, स्किल, तो इससे रिलेटेड आप समझ सकते होंगे। तो इंडिया स्किल्स 2024 की शुरुआत 15 मई 2024 को यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में हुई, ठीक है। और यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता देखिए 61 विविध श्रेणियों में छात्रों की दक्षता का आकलन करेगी, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। तो आप ऐसा समझिएगा, नाम मैंने शुरू में बोला, नाम है इंडिया स्किल्स, तो जो भी छात्र है यहाँ पर उनकी जो दक्षता है उसका आकलन किया जाएगा और उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ तक उनको एक प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार, ये ध्यान रखेंगे, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार। देखिए बता दें कि जून 2024 में जारी ऑफिशियल एयरलाइन गाइड यानी कि OAG की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या हो गया, घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार USA और चीन ने क्रमशः 86.1 और 67.8 मिलियन क्षमता के साथ पहले और दूसरे स्थान पर अपनी रैंक बरकरार रखी। तो इसमें पहला और दूसरे स्थान पर कौन है, तो पहला याद रखेंगे USA कितना 86.1 मिलियन और चाइना जो है आपका 67.8 मिलियन क्षमता के साथ ये पहला और दूसरे रैंक पर रहा। और फिर ब्राज़ील, इंडोनेशिया चौथे और 5वें स्थान पर है, ठीक है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, और भारत जो है वो तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो USA, चाइना, फिर भारत, ठीक है। फिर चौथा पांचवा नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि RBI अवैध ऋण देने वाले ऐप्स के प्रसार से निपटने और बढ़ते साइबर धोखेधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी यानी कि डिजिटा की स्थापना पर विचार कर, सिंपल। तो आप ध्यान रखेंगे, डिजिटा पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी RBI जो है वो क्या कर रहा है, जो भी आप देखते होंगे आजकल कई सारे ऐप आ गए हैं जिसके थ्रू साइबर धोखाधड़ी भी बहुत होता है, साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए जो ऋण प्रदान करते हैं या उसके थ्रू वो लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं। तो उन सब को रोकने के लिए, उन सब पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर किसकी स्थापना की बात की जा रही है, तो डिजिटा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, ठीक है। और इस प्रस्तावित एजेंसी का उद्देश्य डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स को सत्यापित करना और सत्यापित ऐप्स का सार्वजनिक रजिस्टर बनाए रखना और डिजिटल ऋण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट दिया गया, भारत द्वारा चीन की नाम बदलने की रणनीति की निंदा। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में चुनिंदा जगहों का नाम बदलने के लिए चीन के ताज़ा प्रयासों की खुलकर आलोचना की है, ठीक है। और भारत ने आगे दोहराया कि पड़ोसी देश द्वारा किए गए ये प्रयास निराधार है और विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान भी जारी हुआ कि अरुणाचल प्रदेश लोकतांत्रिक भारत का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। भारत ने चीनी राष्ट्र के किसी भी तरह के दबाव में आने से इनकार कर दिया गया है। तो खैर ये एक ऐसा मुद्दा है जो आए दिन क्या होता है, वो हाईलाइटेड होता रहता है। और इसमें बता दिया गया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में लगभग 30 स्थानों का नाम क्या किया है, बदल दिया है, जिससे भारत को सीमा विवाद पर एक दृढ़ रुख दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, चीन जो है ये क्या कर रहा है, नाम बदल रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सरकारी दस्तावेजों में माँ का नाम दर्ज कराना अनिवार्य, ठीक है। तो अब देखिए बताया जा रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि सभी जितने भी सरकारी दस्तावेज है उसमें बोला गया कि माँ के प्रथम नाम का उल्लेख करना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है।
अब इसमें बताया गया कि यह निर्णय 1 मई 2024 से लागू हुआ और यह नियम 1 मई 2014 या उसके बाद पैदा हुए सभी लोगों पर लागू होगा। तो देखिए अब ये बताया गया ये लागू कब से हुआ, तो 1 मई 2024 से, और बताया जा रहा है कि 1 मई 2014 यानी कि पिछला 10 साल, ठीक है, या उसके बाद जो भी पैदा हुए हैं उन पर ये लागू होगा, ठीक है। और इसके बता दें कि इसके तहत आवेदक का पहला नाम, उसके बाद माँ का नाम, ठीक है, जो भी चीज़ में आप आवेदक कर रहे हैं, सरकारी दस्तावेज जो भी होंगे तो उसमें जो भी आवेदक है उनका तो नाम होगा पहला, जैसा रहता है हमेशा, और उसके बाद जो है माँ का नाम पहला होगा और उसके बाद पिता का नाम और फिर उपनाम लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो आप अमूमन देखते होंगे कि जब भी कुछ ऐसा सरकारी दस्तावेज या कुछ भी ऐसा आप काम कर रहे हैं तो आपके नाम के बाद फिर क्या होता है, वो पिता का नाम वहाँ पर पूछा जाता है, उसके बाद फिर माता का नाम पूछा जाता है, और कई ऐसे जगह पर तो माता का नाम भी वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं रहता है, वो कॉलम ही नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम किया गया। अब बता दें जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए महिला के नाम के बाद उसके पति का पहला नाम और उपनाम लगाने की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। तो जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए, वैसे ये विवाहित पुरुषों पर भी होना चाहिए था, खैर चलिए। नेक्स्ट दिया गया कि राष्ट्रीय पार्टी और उनके चुनाव चिन्ह क्या है। देखिए उनकी बात की जा रही है। तो भारत में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है, आप, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, सीपीआईएम, एनपीपी, उत्तर की पहली राष्ट्रीय पार्टी पूर्वी क्षेत्र, और इसके अलावा 2023 तक भारत में 56 से अधिक मान्यता प्राप्त राज्य दल है, ठीक है। अब इसमें बता दें कि 10 अप्रैल 2023 को भारत के चुनाव आयोग ने 3 पूर्व राष्ट्रीय दलों को, किसमें, कौन कौन, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी जो है, उसके बाद एनसीपी और सीपीआई की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रद्द कर दिया है, ठीक है। तो 3 इसका नाम ध्यान रखेंगे, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, और एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो इनका क्या किया, जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था ये खत्म कर दिया गया, और इसके बाद ईसीआई ने यानी कि चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी, ठीक है। ये बात हो रही है अप्रैल 2023 की, ठीक है। तो देखिए आपके स्क्रीन के सामने ये दिया गया, राष्ट्रीय पार्टियों की सूची दी गई है, ठीक है। 6 राष्ट्रीय पार्टी, उनकी सूची, ठीक है, और यहाँ पर उनकी स्थापना तिथि, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपने पहले ही पढ़ा है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप जब ये पढ़ते होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, तब आपको पता ही होगा कि स्थापना इसकी 1885 में हुई, ठीक है। चलिए खैर बाकी आप देख लीजिएगा, उतना आपको ये स्थापना दिवस ध्यान नहीं रखना है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश जोखिम में, ठीक है। कौन कह रहा है, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने कहा कि दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार सृजन कामकाजी उम्र की आबादी के वृद्धि के अनुरूप नहीं है। क्या कह रहा है कि दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था जो है उसमें रोजगार सृजन कामकाजी उम्र की आबादी के वृद्धि के अनुरूप नहीं है, जिससे भारत जो है वो सांख्यिकीय लाभांश को गंवा सकता है, ठीक है। और विश्व बैंक के अनुसार जो है दक्षिण एशिया का रोजगार अनुपात या नौकरियों में कामकाजी उम्र की आबादी का हिस्सा जो है वो 23 में यानी 2023 में कितना था, 59% था, जबकि अन्य उभरते बाजारों में यह कितना था, 70% था, ठीक है। इसीलिए विश्व बैंक द्वारा ऐसा बोला गया, ठीक है। और बता दें कि 2000 से लेकर 2022 के बीच भारत के रोजगार अनुपात में नेपाल को छोड़कर किसी भी अन्य दक्षिण एशियाई देश की तुलना में अधिक गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रोजगार अनुपात है उसमें नेपाल को छोड़कर, ठीक है, उसमें भारत के किसी भी अन्य दक्षिण एशियाई देश की तुलना में अधिक गिरावट दर्ज यहाँ पर की गई है। कब, वर्ष 2000 से लेकर 2022 तक। और बता दें कि दक्षिण एशिया में दुनिया की सबसे तेज आर्थिक वृद्धि हो रही है, लेकिन यह यहाँ नौकरियां पैदा करने में यह विफल हो रहा है, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट बताया जा रहा है, नेक्स्ट टॉपिक है ई वाहन नीति 2024, ठीक है। तो इसमें बता दें कि 15 मार्च 2024 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण का एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए क्या किया, ई वाहन नीति को मंजूरी दी। तो ये मंजूरी किसके द्वारा, ध्यान रखेंगे, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, ठीक है। बताया जा रहा है कि इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता को न्यूनतम
4150 करोड़ का निवेश करना होगा और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, और कंपनियों को 3 वर्ष के अंदर भारत में अपने विनिर्माण केंद्र स्थापित करने होंगे, ये यहाँ पर इसके बारे में बताया जा रहा है। और ईवी निर्माता को वाहन बनाने के लिए स्वदेशी बाजारों में 35% कल पुर्जों का उपयोग करना होगा। तो इसको ऐसे ध्यान में इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट वाइज सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना निवेश करना होगा उसको ध्यान में नहीं रखना, लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे कि जो कंपनियां हैं उसको 3 वर्ष के अंदर क्या होगा करना होगा, भारत में विनिर्माण केंद्र स्थापित करने होंगे। और साथ ही ईवी निर्माता को बोला गया कि आप वाहन बनाने के लिए स्वदेशी बाजारों से कितना 35% कल पुर्जों का उपयोग आप करेंगे। ठीक है, ये बताया गया। और साथ ही इन निर्माताओं को 5 वर्ष के भीतर घरेलू मूल्य वर्धन के 50% तक पहुंचाना होगा। और नई नीति पूरी तरह विदेशों में तैयार ई वाहन को भी भारत में आयात की अनुमति देती है। ठीक है, तो इसमें एक ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ये जो नई नीति है उसमें जो विदेश में भी जो ई वाहन जो है उसको भी भारत में आयात की अनुमति यहाँ पर ये देती है, और जिसके तहत 1 वर्ष में अधिकतम 8000 ई वाहनों का ही आयात किया जा सकता है। तो एक सीमा तय कर दी गई है कि आयात जो है वो अधिकतम आप कितना कर सकते हैं, 8000 तक। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और बताया जा रहा है कि ई वाहनों पर आयात शुल्क घटाकर 15% कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो आयात शुल्क है उसको घटाकर 15% कर दिया जाएगा यदि उनकी कीमत $35,000 मतलब लगभग 29 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो। ठीक है, और साथ में वर्तमान में भारत सरकार ने भारत में लाए जाने वाली ई वाहन पर 70 से 100% तक आयात कर लगाती है। ठीक है, तो ये अभी बताया जा रहा है कि भारत सरकार जो है वो भारत में लाए जाने वाली जो ई वाहन है उस पर कितना 70 से 100% तक कितना कर लगता है उनका आयात कर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें बताया गया कि 8 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र यानी कि एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। ठीक है, और बता दें कि यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक नवाचार है जिससे देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, और इसके माध्यम से नागरिकों को आत्मनिर्भर, सक्षम और सशक्त बनाकर देश को सशक्त बनाने का भागीदार बनाना है। ठीक है, और इस पहल का उद्देश्य किसानों को खेतों की वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराना और कृषि क्षेत्र से संबंधित वास्तविक चुनौतियों का पता लगाना। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, फिर ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम। इसमें बताया जा रहा है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम का उद्घाटन किया। ठीक है, और बता दें कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम भारत में शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन होगा। ठीक है, अम्ब्रेला संगठन समझते होंगे। ठीक है, अम्ब्रेला संगठन मतलब एक ही जगह बहुत सारी चीजें उपलब्ध होंगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट दिया गया कि यह सहकारिता क्षेत्र के लिए एक स्वविनियामक संगठन के रूप में भी ये क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, और बता दें कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के उद्देश्य क्या है कि जो क्रेडिट सोसाइटीज़ और शहरी सहकारी बैंक है उनकी संख्या को बढ़ाना। दूसरा बताया जा रहा है कि शहरी सरकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत करना। फिर बैंक और विनियामकों के बीच विचार विमर्श को आसान बनाना, और साथ ही शहरी सहकारी बैंकों को नकदी प्रदान करना और सदस्यों द्वारा साझा उपयोग के लिए आईटी अवसंरचना की स्थापना करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना में भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान का उद्घाटन किया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर, पटना में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है,
अब बता दें कि इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर किया गया। कहाँ पर? तो पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को क्या होगी? इसमें सहायता करना है इसमें, ठीक है। और इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा 2013 में मंजूरी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है 85 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति, ठीक है। इसमें बता दें कि भारत सरकार ने 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा देने के लिए चुनावी नियमों से संशोधन किए हैं, ठीक है। तो अब जो आप सोच लीजिए जो 85 ईयर्स का बताया जा रहा है, तो जो 85 या उससे अधिक आयु के जो नागरिक होंगे वो अपना मतदान कैसे? डाक मतपत्र से कर सकेंगे। ये सुविधा चुनावी नियमों में संशोधित करके लाया गया है, ठीक है। और बता दें कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से विचार विमर्श करने के बाद चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया, ठीक है। और बिहार चुनाव से पहले और बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 65 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए डाक मतपत्र सुविधा का विस्तार करने की सिफारिश की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बताया जा रहा है कि 23 अगस्त 2023 को कानून मंत्रालय ने फिर से नियम में संशोधन कर पात्रता को 65 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दिया है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा पिछला, उसको बढ़ाकर 80 साल कर दिया गया। और अब 85 साल या इससे अधिक उम्र के लोग पोस्टल बैलेट के चलते बिना पोलिंग बूथ जाए वोट डाल सकते हैं। और देश भर में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या जो है वो बताई जा रही है कितनी? 1.75 करोड़, जिसमें 80 से 85 वर्ष की आयु की संख्या कितनी है? 98 लाख, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है गोवा विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य। तो आपको ध्यान रखना है, गोवा जो है वो भारत का पहला राज्य बना किसमें? विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला, ठीक है। बता दें कि गोवा सरकार और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जलवायु कार्रवाई के एक उपराष्ट्रीय मिश्रित वित्त सुविधा के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? कम कार्बन उत्सर्जन, जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देना। और इस समझौता ज्ञापन के तहत पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन, अपशिष्ट से धन प्रौद्योगिकी और प्रकृति आधारित समाधान जैसी प्रमुख जलवायु परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए अभिनव मिश्रित वित्त का उपयोग करेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है कि प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने गुवाहाटी में प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ये कहाँ पर? गुवाहाटी में, ठीक है। गुवाहाटी में किसने? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने, ठीक है, इसको आयोजित किया। और इस सम्मेलन के दौरान भारत और विश्व के भविष्य के लिए विशिष्ट प्रतिभाओं को उन्नति के अवसर प्रदान किए जाने के रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। और इस सम्मेलन में वैश्विक डिजिटलीकरण के बढ़ते प्रभाव पर भी परिचर्चा करना, और जिसमें भारतीय युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI है, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में नए अवसरों पर विचार विमर्श भी किया गया, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या नाम है? डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ईट राइट कैंपस, ठीक है। देश की 100 जेलों को ईट राइट कैंपस टैग दिया गया, ठीक है। तो आपको पहले ये ध्यान रखिएगा ईट राइट कैंपस किससे जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है किसकी बात की जा रही है? 100 जेलों को क्या किया गया है? ईट राइट कैंपस में इसका ईट राइट कैंपस का टैग दिया गया। इसमें बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कैदियों और जेल कर्मचारियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने की पहल के तहत देश भर में लगभग 100 जेलों की ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया। मतलब उनके खान पीन, उनके पोषण को, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये पहल की गई, ठीक है। जिसमें से 100 जेल में क्या हुआ? ईट राइट कैंपस को प्रमाणित किया गया, ठीक है। और प्रमाणित जेलों की सबसे अधिक संख्या जो है वो किसमें? यूपी से रही, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक संख्या प्रमाणित जेल की तो यूपी से रही।
उसके बाद पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान रहा। ठीक है, तो याद रखें यूपी, फिर पंजाब, फिर बिहार। चूँकि बिहार का आप एग्जाम देने जा रहे हो तो बिहार ध्यान रखेंगे तीसरे पायदान पर, और उसके बाद एमपी। तो यूपी, पंजाब, बिहार एंड देन एमपी। ठीक है, और इस पहल के तहत भारत की जिन प्रमुख जेलों को ईट राइट कैंपस टैग दिया गया उनमें तिहाड़ जेल दिल्ली, सेंट्रल जेल बिहार, मॉडर्न सेंट्रल जेल पंजाब और कई अन्य ज़िले के मंडल कारागार शामिल है। तो आपको बिहार का ध्यान रखना है। बिहार में कौन सा बताया जा रहा है? सेंट्रल जेल गया बिहार। ठीक है, और इसमें ईट राइट कैंपस प्रमाणन के माध्यम से FSSAI कैदियों और जेल कर्मचारियों सहित सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है। ठीक है, तो ये था आपका। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।